आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कॉमर्स के गुरु टीम में। आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। जैसा कि आप सारे बच्चों को मालूम है कि हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया है, मतलब काफी बेसिक से। अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, इंड एएस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है, मतलब एकदम बेसिक से। और आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं बच्चों, लेजर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेजर के बारे में। ठीक है, लेजर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। क्लियर। आइए कुछ बातें और मैं बता दूं कि जो बच्चे हम लोगों को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, टीचमेंट का एप्लीकेशन का लिंक आपको दिया हुआ है और आपको क्लासरूम आईडी दी हुई है। एज ए स्टूडेंट आप ज्वाइन करिए टीचमेंट ऐप और उस क्लासरूम आईडी के थ्रू हम लोगों के क्लासेस को ज्वाइन करिए। पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर संडे को आपका टेस्ट रहेगा और उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी रहेगा, जो कि हम लोगों का लाइव रहेगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो कल सारे बच्चे तैयार रहने वाले हैं टेस्ट के लिए। टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। वीडियो जो रहेगा वो शाम में रहेगा, 4 से 5 आप लोगों का सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है बच्चों लक्ष्मी शंकर गुप्ता और मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं। मैंने जेआरएफ क्रैक कर रखा हुआ है। मेरा एमकॉम और बीकॉम कंप्लीटेड है। मैं बेचू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में रैंक होल्डर रहा हूँ। 7th रैंक मेरी जनरल में आई थी और 3rd रैंक मेरी ओबीसी में आई हुई थी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर के बारे में, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई जो है ना बाद में करेंगे, लेकिन कुछ बातें करते हैं हम लोग लेजर के बारे में। पढ़ाई तो हम लोग बाद में करेंगे, कुछ बातें करते हैं। क्रिकेट सबको पसंद है, आईपीएल सब लोग देखा होगा। चलिए एक बात हम पूछते हैं, ये बताइए कि ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर कितना है, इंडिविजुअल स्कोर। 264 है, सबने बोल दिया। किसका है, कौन बताएगा, किसने बनाया था। रोहित शर्मा। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को मालूम है ये चीज। जिनको नहीं मालूम है ये जान लीजिए भाई, आज हम लोगों ने नया ये चीज सीखा। सर 264 नॉट आउट था उनका, है ना। रोहित शर्मा ने स्कोर किया था। क्लियर है। अरे बोलिए भाई। चलिए बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये सर 264 या फिर हमें ये कैसे पता चला। थैंक्स टू गूगल। ठीक है, अगर आप गूगल पे ऐसा सर्च करोगे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ओडीआई, तो आपको ऐसा लिस्ट निकल के आ जाएगा कि किसने किसने कब कब बनाया। ठीक है, वो डेट के साथ आ जाएगा कि कब कब हुआ है ऐसा चीज। तो देखिए रोहित शर्मा का दिखा रहा है कि वो श्रीलंका में 2014 में उन लोगों ने ये स्कोर किया था। ठीक है, मार्टिन गुप्तिल ने बनाया था फिर 237, फिर उसके बाद ये सारे स्कोर दिख रहे हैं आपको अलग अलग लोगों ने। ठीक है, तो ये स्कोर बच्चों आप लोगों को कैसे पता चला, ये 264 उन्होंने बनाया है, ये आप लोगों को कैसे पता चला। सर गूगल के हेल्प से। ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं। हाँ बताइए, सॉरी। हेलो, सबको क्लियर है। अगर जिसको नहीं भी क्लियर है वो गूगल कर सकते हैं भाई, गूगल से आपको पता चल जाएगा। ऐसा लिख लीजिएगा कि अभी तक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस तरीके का, आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल ओडीआई में कितना है। ठीक है, चलिए आगे चले। तो बच्चों ये जो हमारे सामने न्यूज है, ये हमें कौन दे रहा है, गूगल दे रहा है। हमें कौन दे रहा है, गूगल दे रहा है। पता है कैसे दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैच हो रहा था 264 में, तो गूगल ने अपने अपने पास से किसी को भेजा हुआ था कि जाओ वो मैच देखो, जाओ वो मैच देखो और देखो कि कौन कितना रन स्कोर कर रहा है और तुम आके मुझे बताना। तो उसी मैच में जब 2014 में गूगल ने किसी पर्सन को भेजा था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच देखने के लिए। ठीक है, तो वहां पे जो है 264 उन्होंने स्कोर किया, तो आके उसने गूगल को बताया था। बोलिए ऐसा ही हुआ होगा। कितने लोग बोल रहे सर। देखो यस सर बोल रहे। कैसे भाई, गूगल हर मैच में सबको भेजेगा कि जाओ तुम मैच देखो, तुम मैच देखो। गूगल को भी कहीं ना कहीं से सर इंफॉर्मेशन मिली होगी। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है, यहाँ जो दिख रही है, ये गूगल ने नहीं दिया है। ये गूगल ने हमें प्रोवाइड नहीं किया है। हाँ गूगल के थ्रू मिल रहा है, लेकिन ये गूगल का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें सर किसको थैंक यू बोलना चाहिए, तो बच्चों इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। ये पर्सन कौन है, देखिए ये लोग कौन है, बिना टिकट के मैच देख रहे हैं क्या। ये लोग कौन है। अब बच्चों ये लोग कौन है, ये देखिए ये लोग हैं आपके स्कोरर।
अरे नहीं है, कमेंटेटर नहीं है। कमेंटेटर के तो वो सर पे पूरा माइक वाइक लगा होता, अरे वो हेडफोन लगा होता है, माइक होता है। फिर उसके बाद वो लोग को पूरा बढ़िया सा एसी वाला रूम मिलता है। ये लोग को देखिए क्या एसी वाला रूम लग रहा है आपको? लाइट वाइट कहीं दिख रही है? कैमरा वैमरा कहीं दिख रहा है? हेडफोन या माइक कहीं दिख रहा है? बेचारे खाने पीने का अपना वो लेके रखे हुए हैं सब सामान, देख लो बेचारे। तो ये सब आपके जो है ये कमेंटेटर्स नहीं है बच्चों, ये है आपके स्कोरर। ये लोग कौन है? स्कोरर। अब स्कोरर का काम क्या है, कौन बताएगा? स्कोरर का काम क्या है बच्चों? स्कोरर का काम क्या है? हाँ जी, आपने सही बोला है ना। ठीक है, सबको क्लियर है। अब जैसे मैच हम लोग देखते हैं, अब जैसे ये इतनी भीड़ दिख रही है आपको, ये इतनी ज्यादा भीड़ दिख रही है आपको। अब ये लोग भी तो मैच देखने पहुंचे हैं, और ये लोग भी क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ये दोनों पर्सन बैठ के। तो अब आप मेरे को ये बताइए, क्या इनका मैच देखने का सेंस या जो परसेप्शन है या जो व्यू रहेगा इन लोगों का मैच देखने का, और इन लोगों का जो मैच देखने का व्यू रहेगा, परसेप्शन रहेगा, क्या दोनों लोगों का सेम रहेगा? नो सर, है ना। सर ये लोग तो इंटरटेनमेंट पर्पज से आए हैं देखने के लिए, लेकिन इन लोगों का तो सर जॉब है। इन लोगों का तो जॉब है। मेरी बात समझ में आई सबको? ठीक है। अब स्कोरर देखिए करते क्या है, ये सब बेचारे जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं, ये कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं कि कौन कितना विकेट लिया, ठीक है, कौन कितना रन स्कोर किया, ये सब मेहनत करके ये लोग लिखते रहते हैं। ठीक है। अब लिखने का भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। लिखने का भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ में, आप लोगों ने अगर, अच्छा जितने भी लड़के वो लोग अगर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने गए होंगे तो ये फॉर्मेट उन्होंने देखा होगा, है ना। कितने लोगों ने देखा है ये फॉर्मेट? देखा है आप लोगों ने? तो ये बच्चों क्या है, एक तरीके का फॉर्मेट है जिसमें आप क्या करते हो, स्कोर्स को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। स्कोर्स को क्या करते हो बच्चों? रिकॉर्ड करते हो। देखो यहाँ पे ऐसे बॉलर्स का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे बॉलर का नाम है, और यहाँ पे ये बैट्समैन है। ठीक है। और बैट्समैन कितना रन स्कोर किया वो लिख रहे हैं, कि कितना फोर मारा, कितना सिक्स मारा, कितना डॉट किया, वो सब चीजें, नॉट आउट है या आउट हुआ या कैसे आउट हुआ, बॉलर फील्डर कैसे, मतलब वो सारी चीजें यहाँ पे देखो वो लोग लिखते हैं। ठीक है। और वो लिखने का फॉर्मेट है एक तो, एक फॉर्मेट फिक्स कर दिया गया है, उसी के बेसिस पे सारे लोग लिखते हैं। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? चलिए, एक बार वापस से हम लोग शुरू से आते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि बताइए इंडिविजुअल स्कोर कितना है, तो आप सबने बोला 264। तो सब लोगों ने थैंक यू बोला गूगल को, लेकिन बाद में पता चलता है गूगल ने तो कुछ नहीं किया है, गूगल ने तो चोरी किया है बस। ठीक है। किसका चोरी किया है? सर असली मेहनत तो इन लोगों का था। असली मेहनत तो ये दो छुपे हुए आदमी कर रहे थे। ढेर सारी भीड़ को दिखाते हैं लेकिन इनका फोटो नहीं दिखाते ये लोग। ठीक है। तो स्कोरर बैठ के सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक फिक्स्ड फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब ये बताइए बच्चों कि क्रिकेट ग्राउंड में तो ऐसे ढेर सारी घटना हो रही होती है। अच्छा देखिए, ये स्कोर कार्ड आपको इस तरीके से दिखेगा, फिर सबको समझ में आ रहा है? जैसे ये लोग रिकॉर्ड करेंगे, अब तो सब चीजें ऑटोमेटेड हो गई हैं, मतलब सब सिस्टम के हिसाब से हो गई हैं। तो जैसे जैसे वो लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे ये स्कोर बोर्ड में सब चीजें दिखती जाएंगी। बात समझ में आ रहा है सबको? तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, जैसे यहाँ विकेट दिख रहा है, यहाँ पे रन दिख रहा है, कौन सा नंबर ऑफ बैट्समैन चल रहा है, वो सारी चीजें आप देखते जाओ तो यहाँ पे दिखता जाएगा आपको। ठीक है। अब देखिए होता क्या है बच्चों, तो ये इन लोगों का मेहनत है, ये इन लोगों का एफर्ट है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ये इन लोगों का एफर्ट है जो ये दो लोग बैठ के कर रहे हैं। और एफर्ट जो है वो देखिए एक छोटे से रूम में हो रहा है जहां लाइट भी नहीं है ठीक से, ये एफर्ट हो रहा है। और इतना मेहनत ये लोग करने के बाद जो हम लोग देख पा रहे हैं, यानी कि हमारे और आपके जैसे लोग वो इसको देख पाते हैं। सबको क्लियर? अब बच्चों एक चीज ये बताइए कि क्रिकेट में बहुत ढेर सारी चीजें होती रहती, मतलब बैट्समैन रन भी बना रहा होता है और उधर ऑडियंस का भी रिएक्शन आता है। समझ में आ रहा है? तो उधर बैट्समैन रन भी स्कोर कर रहा होता है और इधर ऑडियंस का भी अलग अलग रिएक्शन आता है। कोई सो जा रहा है, कोई नाखून चबा रहा है, कोई मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गया है। तो मतलब ये सब रिएक्शन आता है। ठीक है। अब कैमरामैन तो सब चीजों को दिखाता है, वो बैट्समैन को भी दिखा रहा है, बॉलर भी दौड़ के आ रहा है बेचारा उसको भी दिखा रहा है, प्लेयर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं वो भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे कोई ऑडियंस में कोई लड़की रो रही है, गिर जा रही है, बेहोश हो जा रही है, वो भी दिखा रहा है। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ?
ठीक है। अब आप ये बताइए, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं ग्राउंड में, अब ये स्कोरर का जो ध्यान है वो किस पे रहेगा? स्कोरर का जो ध्यान है पूरा का पूरा किस पे रहेगा? हाँ, स्कोर पे कितना रन बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, और वो कौन बताता है बच्चों? वो बताता है अंपायर। ठीक है, अंपायर जो है वो है पूरा सिग्नल देता है कि भाई आउट है, 4 है, 6 है। उसके सिग्नल को वो लोग लिखते रहते हैं, उसके सिग्नल को वो लोग देखते रहते हैं। ठीक है। आप लोगों को मालूम है, कभी कभी देखिए होता क्या है, एक्चुअल में हम लोग टीवी में देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अगर ग्राउंड में जाइए ना तो इन लोगों को भी कभी कभी वो चीजें नहीं दिख पाती हैं। इन लोगों को भी कई बार चीजें क्या होती है, वो ग्राउंड में जो अंपायर है, छोटा सा अंपायर है, इतनी भीड़ में नहीं दिख पाता है, और 11-12 प्लेयर कभी कभी अपील करते हैं तो उसको घेर लेते हैं, वो समझ में नहीं आता है अंपायर क्या डिसीजन दिया क्या नहीं। तो अगर ये लोग अगर स्किप कर गए, ये लोग अगर भूल गए, नहीं ध्यान दिए, ये लोग जरा सा भी इन लोगों का ध्यान इधर से उधर भटका, तो एकदम कहानी उल्टी हो जाएगी। पता चला उधर अंपायर आउट दे दिया, बैट्समैन दूसरा चला गया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, भैया पुराना ही बैट्समैन खेल रहा है, सारा का सारा रन उसी में ऐड करते जा रहे हैं, तो गलती हो जाएगा ना। बताइए, गलती हो जाएगी। ठीक है। तो अभी आप लोग एक बार जरा ऑब्जर्व किए होंगे कि अंपायर क्या करता है, उसके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस होता है, हर सिग्नल के बाद वो कुछ ना बटन उसमें प्रेस करता रहता है। ठीक है। तो जो भी उसने सिग्नल दिया, उसके पास एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें वो बटन प्रेस करते हैं, तो वो जो डिवाइस का सिग्नल है वो डायरेक्ट स्कोरर को मिल जाता है। स्कोरर उस चीज को देख करके अपने पास अपने फॉर्मेट में उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है। बात समझ में आ रही है? उस सिग्नल को पाते ही वो अपने पास में उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है। अंपायर देखेगा 6 है तो 6 रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, 6 का सिग्नल इसको देगा, तो सिग्नल इसको मिलते ही, अब सिग्नल जो है वो बाई हैंड भी दे सकते हैं और बाई वो जो डिवाइस है उसके थ्रू भी दे सकते हैं। तो वो जैसे ही डिवाइस मिलेगा वो अपने पास में रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है। चलिए, अगर स्कोरर का ध्यान भटक जाएगा तो बेचारे रोहित शर्मा ने जो 6 मारा वो नहीं देख पाएंगे, वो नहीं देख पाएगा, और इसमें +6 नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, ग्राउंड में तो ढेर सारी चीजें हो रही है, लेकिन सिर्फ उसको क्या रिकॉर्ड करना है सर? रन्स, कितने रन स्कोर हुए, कितना विकेट गिरा, इन्हीं सब चीजों के फॉर्मेट में इसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अब इन लोगों के मेहनत के बाद हमें क्या दिख रहा है, रे रोहित शर्मा ने 264 स्कोर किया है, यहाँ पे हमें ये चीजें दिख रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये सारा का सारा मेहनत किसका है बच्चों, बताइए? सारा का सारा मेहनत स्कोरर का है। ठीक है। तो स्कोरर को बच्चों क्या बोलते हैं ना, रियल हीरो बोलते हैं, रियल प्लेयर बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये स्कोर अगर वो नहीं लिखेगा तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने 272 बॉल खेले, 33 फोर मारे, या 9 सिक्सेस मारा, स्ट्राइक रेट कैसे आएगा, मिनट कितना खेला, तो मतलब ये सब चीजें जो है बेचारा स्कोरर के मेहनत का ही नतीजा है, जिसको कि हम लोग कभी, अब ये सब चीजें जो है बताइए ना, स्कोरर अगर नहीं लिखेगा, अपना काम सही से नहीं करेगा, तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है, इतना ग्राफ बना पाना कि भाई इनका 264 जो आया है 173 बॉल्स में, कितने 4 गए, कितने 6 गए, कितने सिंगल है, तो क्या ये सब चीजें बता पाना पॉसिबल है? ये व्हील बना पाना पॉसिबल है? नो सर। क्लियर है? तो सर असली मेहनत कौन कर रहा है? स्कोरर कर रहा है। बेचारा स्कोरर ही मेहनत करके वो सारी चीजों को बताता है। फिर अब ये जो है सर, यहीं पे काम नहीं खत्म हुआ, ये तो एक मैच की कहानी है। अब रोहित शर्मा क्या अपने करियर में पूरा एक ही मैच खेलेंगे? नहीं सर, ढेर सारे मैचेस खेलेंगे। तो अब आप ये बताइए, रोहित शर्मा ने ये मैच खेल लिया, उन्होंने 264 बना लिया, स्कोरर ने रिकॉर्ड भी कर दिया, स्कोरर के रिकॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, रिजल्ट भी आ गया। तो क्या ये जो रन है उनके करियर में ऐड होना चाहिए या नहीं? रोहित शर्मा के करियर में होना चाहिए, एकदम सही बोला। ठीक है। और विराट कोहली इस मैच में जितना बनाया होगा उन्होंने उतना उतना भी रन सर स्कोर ऐड होना चाहिए उनके करियर में। MS धोनी भी थे साथ में इनके, तो उनके भी सर करियर में जितना रन होगा वो भी ऐड होना चाहिए। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि वो जो उस दिन 2014 में उन्होंने मैच खेला था रोहित शर्मा ने, उसका पूरा लेखा जोखा उनके करियर में जाके बच्चों क्या हो गया, ऐड हो गया। तो देखिए आज उनके करियर में हमें यहाँ पे 264 एज अ हाईएस्ट दिख पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो टोटल रन हमें दिख रहे हैं 9205,
इसमें ये 264 भी इंक्लूडेड होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आज हम लोग सिर्फ क्रिकेट की रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? अब सर ये तो रोहित शर्मा का, यानी कि इसमें विराट कोहली का रन भी होगा, है ना? इसमें जो है ये विराट कोहली के रन होंगे, या ये धोनी का होगा? अरे ये क्या बोल रहे हैं सर, ये लोग देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा का ही रन होगा, बाकी सारे लोग क्या बोलते हैं, क्या इसमें सिर्फ रोहित शर्मा का ही रन होगा, विराट कोहली और एम एस धोनी का नहीं होगा क्या? यस बताइए, इसमें धोनी और विराट का रन होगा? अरे यार सारे बच्चे बोल रहे हैं क्या? सारे बच्चे, है ना? आइए, देखिए गर्ल्स का आवाज थोड़ा कम आ रहा है आज, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं है ना, थोड़ा सा क्रिकेट जो है बॉयज को ज्यादा पसंद आता है। चलिए आइए, तो हमने क्या देखा सर, रोहित शर्मा है, मतलब रोहित शर्मा का ही रन स्कोर है यहाँ पे। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये 6 और ये जो 4 दिख रहा है, ये सब रोहित शर्मा का है सर, इसमें कोई भी एम एस धोनी का नहीं है या विराट कोहली का नहीं है। तो सर विराट कोहली का कहाँ मिलेगा? उनके करियर में जाइए ना, वहां पे देखिए। एम एस धोनी का कहाँ मिलेगा? उनके करियर में जाइए ना, वहां पे देखिए। अब ये जितने भी रन आपको दिख रहे हैं वो सब उन्हीं के हैं, और वो सब उन्हीं के हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? समझ में आया? बच्चों लेजर भी जो होता है वो ना इसी तरीके का होता है। आपका जो लेजर अकाउंट होता है वो भी क्या होगा, अगर मैं लेजर को आपको बोलना चाहूँ कि आपको लेजर का एग्जांपल देना है, तो लेजर क्या ये होगा, ये जो पूरे मैच का स्कोर कार्ड है, या फिर ये जो इंडिविजुअल स्कोर कार्ड है पूरे करियर का, आप लेजर को किसको बोलना? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब रोहित शर्मा का ही सारा सारा रन लिखा हुआ है, यानी सर अगर हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट ओपन कर ले, जैसे राम अकाउंट ओपन कर ले, तो वहां पे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ राम के ही होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। राम भले ही वो सेल किया हो, राम से हम भले ही परचेज किए हो, राम को भले ही हमने बिल रिसीबल दिया हो, राम का भले ही कैश ट्रांजेक्शन हो, मतलब समझ लीजिए कि अलग अलग बुक का है, ये कैश बुक का है, ये परचेज बुक का हो गया, ये बिल रिसीबल बुक का हो गया, फिर उसके बाद ये कैश बुक का हो गया, फिर उसका हो सकता है डिस्काउंट भी हमने दिया, जनरल प्रॉपर हो गया। तो मतलब बुक कोई भी है, बुक कोई भी है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन बच्चों हमें यहीं पे मिल जाएगा। इसको बोलते हैं प्यार से लेजर, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग लेजर बोलते हैं। ठीक है। अब आइए जरा हम लोग पुराने इस पूरे कहानी को रिवाइंड करके सुनते हैं, और हम लोग इसको रिलेट करते हैं अपने अकाउंट्स से। ठीक है। हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं अकाउंट से। ठीक है। बच्चों आप अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखना चाहो, तो आराम से सर्च कर सकते हो यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आपको देखना है, टाटा का देखना है, ठीक है, अगर आपको गूगल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, जस्ट आप क्या करिए, गूगल करिए, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल ने उनका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है, गूगल तो बस एक सोर्स है, एक मीडियम है, वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा रहा है। ठीक है। क्लियर? हमारे और आपके जैसे जो पब्लिक है उस चीज को कैसे देख पा रही है, क्योंकि बिकॉज जो ये जो अकाउंटेंट होते हैं, जो बेचारे कड़ी मेहनत करते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, वो इन चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब सर बिजनेस में ढेर सारी चीजें होती हैं, बिजनेस में ढेर सारी चीजें होती है, लेकिन वो सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता है, जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है बच्चों, जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है। सॉरी, नॉन मॉनेटरी टर्म्स को वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हमने यहाँ पे देखा सर, ग्राउंड में तो ढेर सारा चीज हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए लड़की डिस्टर्ब हो जा रही है, या फिर क्या हो रहा है, तो अगर वो गिर जा रही है जब रोहित शर्मा सिक्सेस मार रहे हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे सर ग्राउंड में ढेर सारी चीजें हो रही है, लेकिन हम सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेंगे, हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे जो कन्वर्टेड है इन मतलब इन द जिसको कि हम रन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर विकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि बिजनेस के टर्म में बोले तो इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर या मॉनेटरी टर्म्स में जो चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब रिकॉर्ड कहाँ पे होता है ये भी बता दीजिए। रिकॉर्ड जो करते हैं, बात समझ में आ गई सर, रिकॉर्ड करते हैं, करते हैं, करते हैं, आप बोल रहे हैं कहाँ पे रिकॉर्ड होता है बताइए जरा।
अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? जर्नल में होती है। सारे बच्चे बोल रहे हैं जर्नल में होती है। हाँ जी, तो और भी जितनी भी सब्सिडियरी बुक्स है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा ये बताइए जो आपके जर्नल है और जो सब्सिडियरी बुक्स है, क्या इनका फॉर्मेट फिक्स है या हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से? ना जी ना सर, फिक्स है ये तो। सही ने सही बोला। सर जी ये तो फिक्स है। तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है वो भी तो फिक्स है। इसका फॉर्मेट भी तो आपका फिक्स है कि आपको जो फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करनी है वो भी आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब इसको हम बोल सकते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, कि रिकॉर्डिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पूरा लेखा जोखा आपको मिल जाएगा। हम इसको क्या बोल सकते हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट। और यही फिनेंशियल स्टेटमेंट पूरी दुनिया देखती है। यही पूरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये पूरी दुनिया देखती है। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये किसका मेहनत है? इन स्कोरर्स का मेहनत है। ठीक है, जो गूगल के थ्रू हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो जो अकाउंटिंग रिजल्ट्स होता है बच्चों, वही क्या होता है? वही हमें दिखाता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और यही जो है आपका आउटपुट है, रिजल्ट है किसका? अकाउंटिंग प्रोसेस का। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा कि उस दिन वाला मैच हम लोग हारे या जीते, वो कैसे पता चलेगा? सर फिनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिए, मतलब कि सर स्कोर कार्ड देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। अब बिजनेस के बारे में सर कैसा पता चलेगा? सर उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिए, उसका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। हम बोल सकते हैं क्या जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है बिजनेस का, वो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है? हम बोल सकते हैं जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड बनता है कि आपने पूरे साल कैसी पढ़ाई की, आपका कैसा परफॉर्मेंस है, किस सब्जेक्ट में कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ पे नहीं ध्यान देना है, कहाँ पे अच्छे से चलना है, वो सब चीज आपके रिपोर्ट कार्ड में दिखता है। तो बच्चों ये बताइए कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कुछ ऐसा चीज नहीं दिखता कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के बच्चों लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी को कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कंपनी को कहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको और अच्छे से बनाना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखती हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं दिखती है, बताइए जरा। दिखती है तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है या फाइनल अकाउंट्स होता है, वो कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है जो कि पूरी दुनिया को दिखाते हैं। जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड पब्लिक कर देते हैं आपके पेरेंट्स, लो ले जाओ देखो, बगल में दे दिए, रिलेटिव को दे दिए, पता नहीं किसको किसको, रास्ते में पकड़ पकड़ के दिखा रहे, लो तुम भी देखो। मतलब ऐसा क्या होता है आपके रिपोर्ट कार्ड में? तो उसी तरीके से बच्चों ये भी होता है। मतलब जो कंपनी ने, बिजनेस ने जैसा काम किया दिखा रहे, दुनिया भर को दिखा रहे हैं, ये देखो तुम देखो, गूगल को दे दे रहे हैं, लो तुम भी डाल दो अपने उस पे, सर्वर पे। ठीक है, न्यूज़पेपर में दे दे रहे हैं, सेबी को दे दे रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज वालों को दे दे रहे हैं, मतलब सबको दे दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं पूरा फिरौती में। तो यही चीजें देखिए यहाँ पे भी होती है। क्लियर? बात समझ में आ रहे हैं? अब बच्चों इसके बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। क्लियर? तो अभी तक जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, सब चीजों को समझ में आया आप लोगों को, सारी चीजें? ठीक है, अब हम लोग बच्चों यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो है ना पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आइए देखते हैं। तो लेजर, जिसको कि हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, लेजर आपका क्या होता है? प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। अब लेजर के और भी कई नाम है जिसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। अब क्या होता है बच्चों, जब हमने जनरल में रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन्स को या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद बच्चों क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्लासिफिकेशन का होता है। कहाँ पे करते हैं हम लोग? लेजर अकाउंट्स में करते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग लेजर अकाउंट बनता है। अब राम का ट्रांजेक्शन राम के अकाउंट में दिखेगा। सर कैसा भी ट्रांजेक्शन हो, बड़ा ट्रांजेक्शन हो, छोटा ट्रांजेक्शन हो, कैश नेचर का हो, क्रेडिट नेचर का हो, बिल वाला हो या फिर मतलब कैश वाला हो, कैसा भी हो, वो सब हमें सर एक जगह पे मिल जाएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको एक बार वापस से याद दिलाना चाहूंगा जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन होता है, कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस तो हमने देख लिया जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद जो होता है बच्चों क्लासिफाइंग, तो क्लासिफाइंग हम लोग कहाँ पे करते हैं? लेजर अकाउंट पे क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है?
ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग भी क्रिकेट मैच देखते हैं, ग्राउंड में पहुंचे हुए लोग भी क्रिकेट मैच देखते हैं, और वो स्कोरर भी क्रिकेट मैच देख रहा होता है, ठीक है। लेकिन जिस नजरिए से स्कोरर देखता है वो एकदम अलग नजरिया होता है, ठीक है। उसी तरीके से बिजनेस जो होता है, बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं, उसको कस्टमर भी देखता है बच्चों, उसके जो ओनर्स है, मैनेजमेंट्स है, वो भी देखता है, और एक अकाउंटेंट भी देखता है। तो अकाउंटेंट क्या देखता है कि कहाँ पे रुपया में ट्रांजेक्शन हुआ, तुरंत उसको रिकॉर्ड करो। कहाँ पे रुपया में ट्रांजेक्शन हुआ, उसको तुरंत रिकॉर्ड करो। कस्टमर सर देखेगा कि अरे ट्रांजेक्शन में हमें कितना छूट मिल जाए, कितना फायदा मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हर लोग जो है अलग अलग चीजों से देखता है। हम लोग अकाउंटेंट को बिजनेस का स्कोरर भी बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे क्रिकेट का एग्जांपल लिया, आप कोई भी गेम ले लो, आप वॉलीबॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, आप हॉकी ले लो, सब जगह पे स्कोर काउंट होता है, और सब जगह पे बच्चों स्कोरर होता है, सब जगह पे रेफरी होता है, सब जगह पे ये पूरा प्रोसेस चलता है। हर गेम में अगर आप देखिए तो हर गेम में इंडिविजुअल प्लेयर का रिकॉर्ड बनता है। जैसे आप देख लो, आपका अगर फुटबॉल का ले लो तो हर फुटबॉलर का दिखाता है कि वो कितना गोल स्कोर किया, कहाँ पे वो खेला है, फ्रंट लाइन में खेला है, डिफेंस में खेला है, मिडिल में खेला है, मतलब वो सब चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो ये बच्चों क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं चीजों को, जो कि हम लोग लेजर में करते हैं। तो क्लियर। और बिजनेस भी तो आपका एक गेम है, जहाँ पे एक अकाउंटेंट चाहिए उन सारी गेम को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अब रिकॉर्ड नहीं होगा तो रोहित शर्मा जैसा 264 हमें पता भी नहीं चल पाता। तो बिजनेस में अगर अकाउंटेंट ना हो तो बिजनेस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। बच्चों आगे चलते हैं। तो the book which contain all the set of accounts which is personal, real, nominal accounts is known as ledger। ठीक है। वो बुक जहाँ पे सारे सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, भले आपका वो पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो, बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, लेजर बोलेंगे। यहां तक सबको समझ में आया क्या? चलिए। अब बच्चों लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक बुक भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ अकाउंट विच अकाउंट वाइज बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज डिटरमाइन, जहां पे हम लोग हर अकाउंट का अकाउंट वाइज बैलेंस निकालते हैं, हर अकाउंट का अकाउंट वाइज बैलेंस निकालते हैं। जैसे हर प्लेयर का प्लेयर वाइज रन निकालते हैं, बोल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर। तो हर प्लेयर का या फिर बोल सकते हो हर अकाउंट का सबका सेपरेटली बैलेंस निकलता है, कि राम का बैलेंस इतना है, श्याम का बैलेंस इतना है, सब अकाउंट का बैलेंस निकलता है। हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बुक बोलेंगे। और बच्चों उसी बैलेंस के बेसिस पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इसी बैलेंस के बेसिस पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। हमने एक चीज और भी देखा था कि प्रिंसिपल बुक उसको बोलते हैं जिसके बेसिस पे आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इन्हीं बैलेंसेस के बेसिस पे बच्चों हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और क्या बोल रहा है कि जितना भी आपका बुक होता है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है बच्चों, लेजर अकाउंट होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ ऑल द बुक्स। इसको क्या बोलेंगे, किंग ऑफ ऑल द बुक्स। बात समझ में आ रहा है? लेजर को क्या बोलेंगे बच्चों, किंग ऑफ ऑल द बुक्स। और बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि अब यहां से जो चीजें हैं वो आपका ट्रायल बैलेंस बनना स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट बनना स्टार्ट होगा। क्योंकि आपका देखिए बुक ऑफ फाइनल एंट्री तक यहीं तक था, एंट्री जो हो रही है वो यहीं तक है, क्योंकि अब जो है ट्रायल बैलेंस बनेगा बैलेंस के बेसिस पे, जिसके बाद हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। सबको क्लियर है क्या? हर देखिए नहीं, एक ही व्यक्ति का नहीं होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है। हर पर्सन का अलग। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, पर्सनली रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे हमने तीन तीन एग्जाम्पल देखे, तीन एग्जाम्पल देखे, एम एस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। 11 और 11 22 प्लेयर खेलते हैं एक मैच में, है ना। तो उन 22 प्लेयर्स के करियर में जाके रिकॉर्ड होगा उन उस मैच का पूरा जितना भी है, रन, विकेट, डॉट कितना खेले, सिक्स कितना मारे, ये सब चीजें देखिए, उनके पूरा एक एक मैच का हर प्लेयर का रिकॉर्ड किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी प्लेयर हैं सर, सारे प्लेयर का वो रिकॉर्ड बनेगा। क्लियर। सारे प्लेयर का रिकॉर्ड बनेगा। अब प्लेयर भी, अब जैसे बिजनेस में तो पर्सन ही नहीं होते, रियल अकाउंट भी होता है, पर्सनल अकाउंट भी होता है और नॉमिनल भी होता है। तो सबका, जैसे सैलरी है, सैलरी बच्चों आपका कौन सा अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है ना, सारे बच्चे समझ में आ रहा है? तो सर वो तो नॉमिनल, अब नॉमिनल अकाउंट का भी यहाँ पे जो है ना आपका बच्चों बैलेंस बनेगा। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का भी अकाउंट बनेगा जिसमें हम लोग
उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आइए देखते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो जर्नल से हम ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज को लेजर में, उसको बोलते हैं बच्चों लेजर पोस्टिंग। लास्ट जो हम लोगों का एमसीक्यू था संडे को, उसमें एक क्वेश्चन मैंने इसका दिया हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, सॉरी लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जिस भी अकाउंट का आप जो भी अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे, जैसे वहां पे हमने देखा सबसे ऊपर आपका रोहित शर्मा लिखा है, एमएस धोनी लिखा है, विराट कोहली लिखा है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट है तो डबल साइड होता है, जिसमें हम लोग लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट वाले सारे यहाँ पे आ जाएंगे और क्रेडिट वाले सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखिए कॉलम क्या क्या रहेगा। सबसे पहले डेबिट में आपका डेट कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर कॉलम रहेगा, जनरल फोलियो रहेगा एंड देन अमाउंट कॉलम, ठीक है। अब बच्चों हमने वहां पे देखा था, वहां पे क्या होता था जनरल में लेजर फोलियो हुआ करता था, वहां पे बच्चों लेजर फोलियो हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, जनरल फोलियो मिल रहा है, क्लियर। अब इसको हम लोग देखने वाले हैं, क्लियर। अब ये आगे चलते हैं, क्रेडिट में आपको, क्रेडिट में भी आपको सेम मिलेगा, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट, इसी तरीके से। फिर अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे आप क्या करिएगा जर्नल से कैसे लेजर में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिख रहा है, ट्रांजेक्शन क्या है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर अकाउंट। आइए देखते हैं कैसे होता है। कंसिडर अ ट्रांजेक्शन रेंट पेड इन कैश 10,000, ठीक है। अब बच्चों देखिए रेंट आपके लिए क्या है, रेंट आपके लिए क्या हो गया, बताइए रेंट क्या है आपका, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है, क्या है। सारे बच्चे बोल रहे हैं एक्सपेंस है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सर जो एक्सपेंस होता है वो कौन से अकाउंट में आता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, किस में आएगा, ठीक है। समझ में आया। सर रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट फॉर ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट फॉर ऑल इनकम एंड गेन। तो रेंट बच्चों आपका एक्सपेंस है, तो हमने यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। और कैश आपके लिए रियल अकाउंट है तो टू, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्लियर। इस तरीके से आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, एक चीज होता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक कॉलम होता है जिसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर फोलियो, सपोज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए आपका रेंट जो है, अब जैसे हमने देखा है कि आपको ढेर सारे लेजर बनाने होते हैं, तो रेंट कौन से वाले पेज नंबर पे है या कौन से नंबर वाले अकाउंट पे है रेंट, तो आपको इसमें लिखना होगा। जैसे सपोज कर लीजिए 15 नंबर पे है और ये हो गया आपका 6 नंबर पे, तो ये आपने लिख दिया ऐसे। तो अब जब आप लेजर अकाउंट में आएंगे यहाँ पे रेंट में, तो लेजर अकाउंट आपको कहाँ पे, कौन से पेज नंबर पे मिल जाएगा, 15 पे, और ये मिल जाएगा आपका 6 पेज नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सर्च कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से आपकी पोस्टिंग होगी। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जिस भी अकाउंट में आपको पोस्ट करना होता है, देखे हैं बच्चों हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, जब जर्नल से ट्रांजेक्शन्स, आपका जर्नल से ट्रांजेक्शन्स लेजर में जाता है तो इस चीज को बोलते हैं पोस्टिंग। तो हम लोग बार बार इसको पोस्ट बोलेंगे, तो पोस्ट से मतलब आप वो लिफाफा और वो पोस्टिंग वाला वो मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे पोस्टिंग का मतलब है कि जनरल से जो ट्रांजेक्शन है उसको उठा के हम लोग लेजर में लेके जा रहे हैं। तो कैसे लेके जाएंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। जैसे आपको क्या करना है, सपोज कर लीजिए रेंट अकाउंट में एंट्री करनी है, तो रेंट अकाउंट को बच्चों कवर कर लेंगे अच्छे से। रेंट को कवर कर लिया, क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये टू कैश दिख रहा है ना, टू कैश दिख रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्लियर। डेबिट साइड में क्या लिख दिया हमने, टू कैश अकाउंट, क्लियर है क्या सबको, हमें जो दिखेगा वो लिख देंगे, ठीक है। और आपको मालूम है कि क्रेडिट साइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाई करके लिखते हैं, है ना। तो बाई, तो यहाँ पे तो बाई नहीं दिखा है, तो बाई नहीं दिखा है हमें, तो क्या दिख रहा है, टू कैश दिख रहा है, तो टू कैश हमने यहाँ पे लिख दिया। और एक बात, अब जैसे सपोज कर लीजिए आपको मालूम है कि ढेर सारा जनरल बनाते हैं हम लोग, अब ये 215वें पेज नंबर पे है, ये जो ट्रांजेक्शन है वो 215वें पेज नंबर पे है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 215, ये जो जनरल है सपोज कर लीजिए 215 वाले नंबर पे है,
तो यहाँ पे आके हमने क्या लिख दिया 215। चलिए अब सर रेंट तो हो गया, रेंट समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैश में कैसे एंट्री करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब कैश में एंट्री करना है तो सेम उसी तरीके से कैश को कवर कर दीजिए। अब क्या दिख रहा है आपको? कैश, रेंट दिख रहा है। ठीक है, अब सिर्फ रेंट दिख रहा है सर, सिर्फ रेंट दिख रहा है, मतलब रेंट के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है। जैसे कैश के आगे तो टू लगा था, अब जब कुछ नहीं लगा रहेगा तो सर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, बताइए ना, बाई लगा देंगे। और बाई रेंट आपका कहाँ पे आ जाएगा? कैश अकाउंट में बाई रेंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 215। क्लियर है क्या सबको? चलिए आगे आइए रिपीट कर लेते हैं। देखिए है क्या, हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमने लिख लिया रूल को फॉलो करके जनरल का। अब जिस भी अकाउंट में आपको एंट्री करनी है उस अकाउंट को कवर कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे कलर करके कवर कर रहा हूँ, आपको बस उंगली से कवर करना है। जैसे रेंट को हमने कवर कर दिया तो क्या दिख रहा है आपको? टू कैश दिख रहा है। तो टू कैश मतलब टू जब भी लगा होगा तो याद रखिएगा डेबिट साइड में जाएगा। टू जब भी लगा होता है वो डेबिट साइड में जाता है। तो टू कैश यहाँ पे आइए डेबिट साइड में हमने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए रेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब कैश अकाउंट में एंट्री करना है। जिस भी अकाउंट में एंट्री करनी है, जिस भी अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी है, हम क्या करेंगे बच्चों, उसको कवर कर देंगे। जैसे रेंट अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी थी तो रेंट को कवर किया। अभी हमें किस में पोस्टिंग करनी है? कैश में, तो कैश को कवर कर देंगे। देखिए कैश कवर हो गया। अब क्या दिख रहा है सर? रेंट दिख रहा है, लेकिन सिर्फ रेंट दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो जब उसके आगे कुछ नहीं होगा बच्चों तो हम लोग क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे। ठीक है, तो बाई रेंट। अब बाई का मतलब वो किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब वो किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? तो ये था आपका जब हम लोग जर्नल से पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में। क्लियर है? ठीक, ठीक है। आइए कुछ कुछ चीजें हम लोग सीख लेते हैं कि जब भी आप पोस्टिंग करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी। देखिए पोस्टिंग जब आपकी होगी तो बेसिकली उन्हीं अकाउंट्स में होगी, जैसे कि अगर आप देखो तो रियल अकाउंट, अरे रेंट अकाउंट क्या होता है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट होता है ना? और कैश अकाउंट क्या होगा आपका, बताइए जरा। चलिए सबको समझ में आ गया सर, रियल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट फॉर ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। आपने खर्चे का पेमेंट किया तो ये आपके लिए खर्चा है। ठीक है, तो ये देखिए हमने डेबिट साइड में लिख दिया, ये हमने किधर लिख दिया? डेबिट साइड में। अब आप रेंट पे कर रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो आ गया ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में। तो कहीं ना कहीं बच्चों लेजर में भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। जो हमारा हम लोगों का थ्री गोल्डन रूल है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आइए एक बार वापस से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जरा हमारा रूल क्या है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार वो रूल दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन से अकाउंट का रूल है आपका। सबसे पहले बताइए पर्सनल। हाँ, रूल का पीडीएफ मैं भेज दूंगा, ऑल्दो उसका पूरा क्लास भी है और उसका पीडीएफ भी, आप उसको एक बार देख लीजिएगा अगर डाउट है तो। देखिए तो डेबिट का रूल क्या है बच्चों बताइए, और क्रेडिट का रूल क्या है पर्सनल अकाउंट के लिए? रिसीवर, सबको क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल जो है हम लोग लेते हैं, पर्सनल हो गया, रियल ले लेते हैं। रियल का रूल क्या है डेबिट के लिए, बताइए जरा। हाँ, गोज आउट। तो डेबिट के लिए व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट के लिए व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल। यहाँ पे तो क्रेडिट आ जाएगा। चलिए यहाँ बताइए नॉमिनल अकाउंट का डेबिट। ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉसेस और प्रॉफ, हाँ इनकम एंड गेन, हाँ आपने सही बोला, इनकम एंड गेन। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है, हम लोगों ने रूल भी एक बार रिवाइज कर लिया। अब बच्चों अगर आप देखिए तो मैं अगर ये सारी चीजों को जो है अगर
कंसाइज कर दूं तो देखो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, यानी कि एसेट्स कब आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, या कौन से साइड इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज ऑन लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, डेबिट साइड होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड बोल दे या डेबिट साइड बोल दे। तो एसेट्स का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एसेट्स जब जब आएगा तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, यानी कि प्लस कर दोगे। और एसेट्स जब जब जाएगा तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। मतलब एसेट्स अकाउंट जब रहेंगे आपके, लेजर अकाउंट एसेट्स रहेगा, तो उसमें जब जब भी इंक्रीज होगा तो आप किस साइड लिखोगे बच्चों, डेबिट साइड में लिखोगे। और जब जब डिक्रीज होगा तो अपोजिट साइड लिख दोगे, यानी कि क्रेडिट साइड में लिख दोगे। यहां तक बात सबको समझ में आई क्या? ठीक है। अब आइए बच्चों बात कर लेते हैं लायबिलिटीज। अब ये बताइए आप मेरे को कि जो लायबिलिटीज होता है वो जनरली कौन से नेचर का होता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? रियल नहीं होता है बच्चों, पर्सनल होता है। देखिए अभी सही बोला किसी ने। बच्चों हम कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों होते हैं आपके पर्सनल नेचर के। ठीक है। लायबिलिटीज में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आ जाए, जैसे क्रेडिटर हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जाए जैसे बैंक लोन हो गया, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आ जाए। ठीक है। तो पर्सनल को हम क्या, जैसे क्रेडिटर को क्या बोल देंगे, पर्सनल, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और बैंक लोन को क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर जैसे ग्रुप ऑफ पीपुल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम किसी लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे तो बताइए ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। तो डेबिट का मतलब डिक्रीज, लाइबिलिटीज अकाउंट में, याद रखिएगा लाइबिलिटीज अकाउंट में। क्योंकि अगर हम किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम वो कब ये सॉरी रिसीव कब करेगा, जब हम उसको कुछ देंगे। यानी कि सर हम उनको पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट में लिख रहे हैं, तो अगर उसको पेमेंट कर देंगे तो बच्चों हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जस्ट अपोजिट, अगर हम उनसे कुछ रिसीव करते हैं, यानी कि वो अगर देंगे ना, क्रेडिट द गिवर, अगर वो दे रहे हैं तो हम उनको क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर हम रिसीव करेंगे। और अगर कुछ भी रिसीव करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर अगर हमें गुड्स दे रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। और साथ ही साथ मेरी लायबिलिटी भी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो लायबिलिटीज के साथ में आपको यह याद रखिएगा कि इंक्रीज होगा क्रेडिट में और डिक्रीज होगा डेबिट में। और जो कैपिटल है वो आपका सेम है, वो भी पर्सनल है, इसलिए दोनों यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि सेम एज लायबिलिटीज। सबको क्लियर है क्या? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों एक्सपेंसेस और इनकम और गेन के लिए तो बहुत ही सिंपल है। एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है, और इनकम को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताइए कि अगर आपको कभी एक्सपेंस कम करना हुआ, कभी आपको एक्सपेंस कम करना हुआ तो क्या होगा, क्या कर दें, क्रेडिट कर देंगे सर, अपोजिट कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि सर अगर एक्सपेंसेस को बढ़ाना है तो डेबिट कर दीजिए, और अगर एक्सपेंसेस को घटाना है तो सर क्रेडिट कर दीजिए। मेरी बात समझ में आई? आप उसी उसी तरीके से उसी तरीके से आपका इनकम के साथ भी चलेगा। यानी कि इनकम को बढ़ाना है तो सर क्रेडिट कर दीजिए, और अगर घटाना है तो उसको बच्चों डेबिट कर दीजिए। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ठीक है। इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड एंड डिक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर। फिर इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड। देखिए ये सबका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मैंने देखिए यहाँ पे समराइज भी कर दिया है। एसेट्स और एक्सपेंस का जो रूल है वो एक ही साथ चलेगा, यानी कि डेबिट का मतलब इंक्रीज, डेबिट का मतलब इंक्रीज, और क्रेडिट का मतलब डिक्रीज। अगर आप देखिए तो आपका एसेट्स में भी आपका पैसा जाता है और एक्सपेंस में भी पैसा जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? इस कप का रूल का आप अकाउंटिंग करते वक्त यूज करोगे। ऑल्दो ये रूल, ये सब रूल जो है ना, इसी रूल पे बेसिक, इसी रूल पे ये है, डिपेंड करता है। ठीक है। तो जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो इस रूल को फॉलो करते हैं, तो अल्टीमेटली जब आप उस चीजों को सही सही तरीके से लेते आओगे तो बाद में अगर आप देखो तो ये सारे रूल ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहे होते हैं। जब बस आपको सिर्फ ध्यान से जर्नल बनाना होता है, सिर्फ ध्यान से जर्नल बनाना होता है और कुछ नहीं करना है। बाकी सारी चीजें बस आप रूल के हिसाब से चलते जाइए, प्रोसेस के हिसाब से चलते जाइए, सारे रूल्स आपके ऑटोमेटिकली ये फॉलो होते जाएंगे। सारे लोग एग्री कर रहे हैं ना इस बात पे?
कि अगर आपने जर्नल पे सही रूल लगा के एंट्री कर लिया तो आगे का सारा प्रोसेस और ध्यान से कर दिया तो हर जगह आपका रूल अप्लाई होता जाएगा। जैसे हमने अभी ऊपर एंट्री की, ठीक है, जर्नल एंट्री बस आप ध्यान से करोगे तो जर्नल एंट्री की बेसिस पे लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग मैंने वो रूल भी दिखा दिया आपको कि देखिए रियल अकाउंट यानी कि सॉरी रेंट अकाउंट में डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है, और कैश अकाउंट जो कि रियल है, पैसा दे रहे जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट कर दिए। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया और इसकी वजह से मेरा रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये रूल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बस आपको जर्नल एंट्री ध्यान से करनी है, सारा का सारा प्रोसेस आपको मिलता जाएगा उसी हिसाब से। अब लायबिलिटीज और इनकम और गेन के साथ जो है बाबू आपका जो है सेम चलेगा। ठीक है, जो रूल है वो आपका क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा, मतलब डेबिट मतलब डिक्रीज और इंक्रीज में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इन दोनों जगह से पैसा आता ही है, अगर आप देखो तो इन दोनों जगह से पैसा आपके पास आता है, इनकम से भी पैसा आ रहा है और लायबिलिटी से भी पैसा आ रहा है। ठीक है, क्लियर, आगे चले। चलिए आइए, और अगर हम शॉर्ट कर दें इन सब चीजों को तो यहाँ पे आपको रूल ही मिल जाएगा। ये दिखता है रिसीवर व्हाट कम्स इन ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सब डेबिट में आ जाएंगे, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, गिवर व्हाट गोज आउट। और ये अगर हम देखें तो ये हमारा रूल ही लिखा हुआ है बेसिकली, ये पर्सनल अकाउंट का रूल लिखा है, उसके बाद रियल अकाउंट का, और उसके बाद नॉमिनल। हाँ बस, नहीं जर्नल एंट्री बनाने को आपको नहीं देगा वहां पे। हाँ ये सब रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए तो आपको मिलेगा। अच्छा, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है सर ये टू और बाई का क्या कॉन्सेप्ट है, टू और बाई का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत जगह पे अगर आप देखो ना बच्चों तो ये लिखा है कि इसका कोई यूज नहीं है, बहुत जगह पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई यूज नहीं है, बस खाली ऐसे हवा पानी के लिए लगाते हैं, शो के लिए। और अमेरिकन अकाउंटिंग जो होती है ना बच्चों, वहां पे ये टू और बाई का यूज नहीं करता है, डायरेक्ट आपका नाम लिखता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इंडियन वाले में अकाउंटिंग करते हैं वहां पे लिखता है। अब ये टू और बाई का मतलब क्या होता है, देखिए डेबिट में हम लोगों ने देखा कि ये सब चीजें बेसिकली क्या है, एसेट्स है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एसेट्स है, एसेट्स में पैसा जा रहा है। ठीक है, लॉसेस में पैसा जा रहा है, अगर सामने वाली पार्टी पैसा रिसीव कर रही है तो मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डेबिट में जितना भी हमने देखा यहाँ सब जगह मेरा पैसा जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। तो डेबिट वाले जितने भी आइटम हमने देखे वो सब आपको दिख रहा है कि सब पैसा जा रहा है बिजनेस से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बहुत बढ़िया लाइन लिखा है कि डेस्टिनेशन वेयर द इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि पैसा रीचेस, रीचेस मतलब जहां पे पहुंच रहा है, तो डेस्टिनेशन वेयर द इकोनॉमिक बेनिफिट रीचेस और इज रिसीव्ड, जहां पे पैसा रिसीव हो रहा है। तो मैं इसको बोलूंगा कि टू, यानी कि मेरा पैसा कहां को गया, कहां को गया, तो वो क्या आ जाएगा, टू। ठीक है, कि मेरा जो पैसा है वो कहां गया, तो टू राम, टू श्याम, टू सैलरी, टू ये, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, तो ये दिखा रहा है कि मेरा पैसा बच्चों कहां पे गया। समझ में आया टू का मतलब। तो टू हम लोग इसलिए यूज करते हैं, बेसिकली आपका ग्रामर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखना। ठीक है, समझ में आया टू। ठीक है, आगे चले। अब बाई में अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखिएगा सोर्स ऑफ ईच इकोनॉमिक बेनिफिट। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ जा रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, सर लाइबिलिटीज से आता है, सर कैपिटल से आता है, सर इनकम से आता है। तो ये सब चीजें आपको क्रेडिट साइड में दिख जाएंगी, तो ये हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई, मतलब पैसा किसके थ्रू आ रहा है, किससे पैसा मिल रहा है, सर बाई राम से मिल गया, सर बाई ओनर से मिल गया, सर बाई कमीशन से मिल गया, या बाई सेल से मिल गया। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि टू और बाई का एक्चुअली मतलब क्या होता है और क्यों हम लोग टू और बाई करते हैं। अगर आप इन सब चीजों को थोड़ा सा ब्रॉड होके सोचोगे तो यहाँ पे आप चीजों को समझ पाओगे अच्छे से, क्लियरिटी के साथ में। ठीक है, देखिए क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं, 11 में जब हम लोग पढ़ते हैं ना अकाउंट्स, तो 11 में पढ़ते हैं तो बेसिकली देखो क्या होता है कि 11 में मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ कि अकाउंट जैसे सब्जेक्ट एकदम नया था, और एक तो आधे लोग हम लोगों को ये बोल बोल के परेशान कर देते कि अकाउंट्स कुछ नहीं होता है, मैथ ही तो होता है, बस प्लस माइनस करना होता है। एक वीडियो में आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, उसमें यही है, एक टीचर बता रही है कि अकाउंट्स कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस है। अरे उनको कौन बताएगा कि ये पूरा रूल है।
तो स्टार्टिंग में तो हम लोगों को यही दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये मैथ है, मैथ है, तो हम कहीं न कहीं मैथ के प्लस माइनस से कनेक्ट करते हैं। तो ये सब रूल पे हम नहीं ध्यान देते हैं उस समय। फिर बाद में जब बच्चों हम 11th पढ़ लेते हैं, 12th कंप्लीट हो जाता है मेरा, फिर जब यहाँ पे आप आके इस सब चीज़ों को देखोगे, समझोगे, सीखोगे, तो यहाँ पे समझ में आता है कि नहीं बच्चों, ये मैथ नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज़ है। यहाँ पे आपका एकदम अलग ही रूल चल रहा है। ऑल्दो वो है मैथ, प्लस माइनस हो रहा है थोड़ा-सा, लेकिन उसके लिए वो थिंकिंग के लिए आपको अपना जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपर्टीज़ है अकाउंट से रिलेटेड, उसको थोड़ा-सा आपको ब्रॉड करना होगा। तो मेरे साथ जो मैंने आपको बताया, वो सब चीज़ें थोड़ा-सा समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए सारे बच्चे। ठीक है? तो ये सब चीज़ समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको थोड़ा-सा ब्रॉड सोचना पड़ेगा। जो रूल आपने क्लास 11 में पढ़ा है, बेसिकली वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा अलग एंगल से समझ रहे हैं हम लोग चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जिसको मैंने अगर बोला होगा कि नहीं हम लोग लेज़र पढ़ने वाले हैं आज, तो बहुत सारे बच्चे यही नहीं सोच के आए होंगे कि अरे यार लेज़र पढ़ना है, लेज़र में क्या पढ़ना है? सिर्फ़ पोस्टिंग तो करना होता है, सिर्फ़ रूल तो फॉलो करना होता है। लेकिन बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में जितना क्लियर रहेगा, देखिए अब वो टाइम गया कि वो एंट्री देकर के आपसे पूछेगा कि कौन से अकाउंट में पोस्टिंग जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ें आपका जितनी ज़्यादा क्लियर होंगी ना बच्चों, उतना ज़्यादा आप कम टाइम के साथ जो है चीज़ों को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे से सीखेंगे कि सर यहाँ से हमने तो सीखा जनरल के थ्रू कैसे पोस्टिंग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सब्सिडियरी बुक्स के थ्रू पोस्टिंग करेंगे। यहाँ तक में सारी चीज़ें समझ में आई। यहाँ तक सिर्फ़ हम लोगों ने रूल के बारे में बात किया और चीज़ों को थोड़ा-सा समराइज़ किया। समझ में आया यहाँ तक सबको? चलिए, बहुत ही बढ़िया सारे बच्चों को। अब हम लोग आगे चलते हैं, सीखते हैं। अगर हमारे पास सब्सिडियरी बुक्स दिया है बच्चों, तो हम उस चीज़ को कैसे पोस्ट करेंगे? सबसे पहले सपोज़ कर लीजिए आपके पास परचेज़ बुक दिया है, ठीक है? तो ये परचेज़ बुक का एंट्री हम लोग करना सीख गए थे कि कैसे एंट्री होगा। फिर उसके बाद ये फाइनल अमाउंट आएगा, ठीक है? और परचेज़ अकाउंट यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है? डेबिट दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि परचेज़ अकाउंट बेसिकली हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि सर ये तो आपका एक्सपेंस है। परचेज़ आपका एक्सपेंस है ना बच्चों, और एक्सपेंस हमारा क्या होता है? डेबिट होता है, कि गुड्स पे हम जो एक्सपेंड कर रहे हैं, जो गुड्स पे पैसा लगा रहे हैं। क्लियर? जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये सारे क्लासेस आपके उसी तरीके से अप्लाई होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट पूछता है सारी चीज़ें। ऑल्दो वहाँ पे स्क्रीन सबको दिख रहा है बच्चों? सारे बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है? आइए हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको भी हम लोग फटाफट खत्म कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखे हैं, अब इसको सम अप करके सीखते हैं। ठीक है? तो हमने ये देखा है कि हम लोगों का जो परचेज़ अकाउंट है, 1 सेकंड। चलिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो परचेज़ अकाउंट या जितने भी आपके सब्सिडियरी बुक्स होते हैं, उससे अगर हमें पोस्टिंग करनी है, तो कैसे करें? क्योंकि सर जनरल की तरह ही बाकी सारे सब्सिडियरी बुक्स में भी रिकॉर्डिंग होती है, तो उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड, या फिर वहाँ से जो रिकॉर्डेड ट्रांज़ैक्शन है, कैसे हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे? ठीक है? सबसे पहले अगर आप देखिए, तो आपको मालूम है कि जो परचेज़ अकाउंट होता है वो डेबिट होता है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डेबिट करके इसका टोटल कर दिया। अब कोई एक बच्चा बताएगा कि सर परचेज़ बुक में कौन-कौन से ट्रांज़ैक्शन जाते हैं? कौन-कौन से ट्रांज़ैक्शन जाते हैं? ठीक है। अच्छा, ऑल क्रेडिट परचेज़, कितना क्रेडिट परचेज़ क्या? प्रगति, ऑल क्रेडिट परचेज़, हेलो? मैंने ये बोल सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, अभी क्लियर है? मैंने ये पूछा आप लोगों से कि बताइए परचेज़ बुक में कौन से ट्रांज़ैक्शन जाते हैं? तो आपने बोला ऑल क्रेडिट परचेज़, लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि सिर्फ़ यही बोलेंगे? एसेट्स का क्रेडिट परचेज़ भी आएगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स।
ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन होगा। सारे बच्चों को क्लियर है क्या? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सर हमें ये समझ में आ गया कि सर जितने भी क्रेडिट परचेज है वो यहाँ पे आपके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट। तो आप परचेज अकाउंट बनाएंगे जब, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना? सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,28,000 रुपीज। डायरेक्ट इसका टोटल लिख देना है बच्चों, वो भी किधर? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में डायरेक्ट इसका टोटल लिख देना है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आप क्रेडिटर्स का मतलब क्या होगा? जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया है, और क्रेडिट परचेज का सारा टोटल तो यहीं पे मिल जाएगा आपको परचेज बुक में। ठीक है, क्रेडिट परचेज का जितना भी रिकॉर्ड है वो सब आपको एक परचेज बुक में मिल जाएगा। तो बोल सकते हैं जितने भी पार्टीज यहाँ पे आपके आई हैं, ठीक है, कमान और बलन, तो ये सब आपके कौन हो गए बच्चों? क्रेडिटर हो गए। ये सब आपके कौन हो गए? क्रेडिटर हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सर क्या होगा? क्रिएटर का तो मतलब समझ में आ गया। सन्ड्री वर्ड का कौन मतलब बताएगा मेरे को? ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं सम टोटल। क्लियर? सन्ड्री का मतलब सम टोटल, कलेक्टिव। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ गए, मतलब सारे के सारे क्रेडिटर्स आ गए। अब अलग अलग क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में जाएंगे, अलग अलग क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि क्रेडिट साइड में क्या होता है, अब ये पर्सनल अकाउंट है, तो इन लोगों ने हमें गुड्स दिया है। ठीक है, इन लोगों ने हमें गुड्स क्या किया है बच्चों? दिया है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब इन लोगों के अकाउंट में क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट साइड में आ गया। इन लोगों के अकाउंट में क्या हो गया है? क्रेडिट साइड में आ गया है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि आपका जो होता है ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि लेजर अकाउंट में क्रॉस एंट्रीज जाती हैं। तो अगर आप देखो तो परचेज अकाउंट पे सारे का सारा जो क्रेडिटर्स है वो इधर गए हैं। क्लियर है सबको? सारे के सारे जो क्रिएटर है वो इधर गए हैं, तो क्रिएटर्स के अकाउंट में अपोजिट साइड में आएगा। क्रिएटर्स के अकाउंट में अपोजिट साइड में आएगा, बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि सर ये परचेज अकाउंट से क्रॉस होके आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। अब आपका उसी तरीके से परचेज रिटर्न पढ़ते हैं। तो परचेज रिटर्न बच्चों क्या हो जाता है? आपका क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका टोटल आ गया 5,300, और 5,300 का यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे भी बाई सन्ड्री क्रेडिटर लिख देंगे 5,300, एंड देन जितने भी आपके क्रेडिटर है उन सबका हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो आनंद का अलग अकाउंट बनेगा, और जिस तरीके से आनंद का बनेगा उस तरीके से चंद्रन का भी बन जाएगा। तो आनंद के लिए देखिए हमने क्या लिख दिया है? आनंद के लिए डेबिट साइड में लिख दिया यहाँ पे, और अकाउंट का नाम क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न। कभी भी आनंद में आनंद का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आनंद के सामने यहाँ पे 1,000 था, तो आनंद के सामने बच्चों हमने कितना लिख दिया? 1,000 लिख दिया। देखिए यहाँ पे भी आपका लेजर फोलियो है, यहाँ पे भी आप लेजर फोलियो नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे भी आपका जनरल फोलियो है, तो यहाँ पे भी आप जनरल फोलियो उसको लिखते जाएंगे जैसा क्वेश्चन में आएगा। क्लियर? अब आइए उसके बाद देख लीजिए, आपका यहाँ पे दिख रहा है सेल्स बुक। सेल्स बुक बच्चों अगेन आपका ये क्रेडिट होता है। तो सेल्स बुक अकाउंट जब आप बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्या लिख दिए? क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिख लिए। इधर कितना किधर आ गया? क्रेडिट साइड में आ गया, क्योंकि ये आपके लिए क्या है बच्चों? इनकम है। क्लियर? मैं देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इस पे, क्योंकि मैंने एक बार कॉन्सेप्ट इसके पीछे का समझा दिया, इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछेंगे। एक चीज ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, कि जब हम लोग सब्सिडियरी बुक से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, सपोज कर लीजिए सेल्स अकाउंट पोस्ट के, तो कौन से डेट में जाएगा? तो यहाँ पे आपका ईयर एंड या मंथ एंड में जाएगा। जब वो पीरियड एंड होता है तो उसके एंड में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? सन्ड्री डेबिटर्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जिनको भी हम बेचते हैं सामान वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? डेटर्स हो जाएंगे बच्चों। अब डेटर कौन हो गया? जो मेरे से गुड्स रिसीव कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर। अब यहाँ पे आपको लास्ट डेट नहीं लिखना है, जिस दिन ये पर्सन सेल ये हमसे गुड्स परचेज किया है, जिस दिन हमने उसको सेल किया है उस दिन लिखेंगे वो ट्रांजेक्शन। देखिए, ठीक है, बस इस वाले ट्रांजेक्शन में आपको याद रखना है कि एंड ऑफ द पीरियड आएगा। ठीक है, ये याद रहेगा आप सबको। और बाकी जित हाँ, मतलब जब भी मेरा, आप जैसे मान लेते हैं कि हम पूरे एक साल का सेल्स बुक बना के पोस्ट करना चाहते हैं,
है ना? तो लास्ट फिर ईयर एंड का लिखेंगे। हमने क्या बोला, जैसे यहाँ पे वो एक मंथली लेके जा रहा है कि जुलाई का हो गया तो जुलाई का फाइनल कर ले, फिर जुलाई के बाद अगस्त जब आएगा तो अगस्त का वापस से बनाएंगे। क्लियर? लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, पूरे साल का हम करें। तो जब हम पूरे साल का करने के बाद यानी कि 31 मार्च को हम बैलेंस भेजेंगे, उसमें सेल्स अकाउंट में बैलेंस कब भेजेंगे? 31 मार्च को। तो ये 31 मार्च को यहाँ पे एंट्री आएगी। क्लियर? तो जब भी आप एंट्री पास कर रहे हो यहाँ पे, तो उस डेट को लिखोगे। जनरली हम लोगों का मंथ एंड या फिर ईयर एंड पे ही होता है। क्लियर? लेकिन पार्टीज के सामने जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है उस डेट की एंट्री होगी। अगर आप देखो तो इन सब जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए जनवरी एंड में हो रहा है, और यहाँ पे देखिए 31 जुलाई को हो रहा है। ठीक है? से आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलेगा। डेट बहुत ध्यान देना आपको। फिर उसके बाद आपका आ रहा है सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न जो कि आपका बच्चों क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट में आएगा सन्ड्री डेटर्स और मंथ के एंड में। ठीक है? मंथ एंड नहीं, आप पीरियड एंड बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर होगा एक साल का तो एक साल के हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है? फिर उसके बाद पार्टीज के सामने बच्चों जिस साल में एंट्री होगी उस साल में। ठीक है? अब सेल्स रिटर्न का मतलब हमने उनको गुड्स दिया कि उन्होंने हमें दिया। पार्टीज क्या हो जाएंगी, रिसीवर या गिवर, है ना? तो वो लोग गिवर हो जाएंगे। सबने सही बोला। तो वो लोग बच्चों क्या हो जाएंगे, गिवर हो जाएंगे। तो क्रेडिट द गिवर, ये आपका देखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे रूल आपको मिल जाएगा, क्रेडिट द गिवर। इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हो, और नाम क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक मत लिख के आ जाना। बात समझ में आ रही है? सेल्स रिटर्न बुक नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। बच्चों ये बहुत ही बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और अपना जो बनता हुआ मार्क्स है उसको लुटा के आ जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि आपको मालूम है कि बेचू में हर करेक्ट के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, और हर मिस्टेक के लिए आपका -1। जहां पे आप सोच रहे थे कि आपने सही किया है, आपको 3 नंबर ऐड होगा, वहीं पे आपके साथ धोखा हो जाता है और आपका नंबर जो है ना वो कट जाता है -1। तो यानी कि आपको झटका कितने नंबर का लगता है बच्चों मालूम है? एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 4 नंबर जाता है। एक तो जो 3 सही मिलने वाला था वो गया, और एक सही नंबर मतलब एक नंबर जो किसी दूसरे क्वेश्चन का रहेगा वो आपका यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर का बच्चों नुकसान होता है एक गलत क्वेश्चन पे। मिलता 3 है, जाने को 4 चला जाता है। ऐसे बोलते तो एक ही नंबर जा रहा है, लेकिन ऐसे अगर आप देखो तो 4 चला जाएगा। आपको बता रहा है आपको, जैसे आप अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप बोलोगे मेरे को तो 30 नंबर मिल जाएगा, लेकिन जहां पे एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका जो मार्क्स है वो बच्चों कितना हो जाएगा, 26। एक तो 9 क्वेश्चन का ही मार्क्स मिलेगा 27, और एक नंबर गलत का भी कट जाएगा, तो आपका नंबर कितना बचेगा, आपको 26 बचेगा। मतलब गलत क्वेश्चन मतलब आपका 4 नंबर जा रहा है। तो गलती यहाँ पे नहीं करना है। ये सब चीजें बहुत बेसिक सी चीजें है, इसी से क्वेश्चन पूछता है, इसी से घुमाता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे ये बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है? इतना क्लियर है सबको? चलिए, अब अगला स्टेप होता है बैलेंसिंग एन अकाउंट। हमने एंट्रीज तो कर ली, अब हमें क्या देखना है, बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग में देखिए क्या होता है, क्या करते हैं बैलेंसिंग में। तो बैलेंसिंग एंड ऑफ द ईच मंथ और ईयर, हर महीने के एंड में या ईयर के एंड में, और एनी पर्टिकुलर डे it may be necessary to ascertain the balance in an account. The process of ascertaining the balance of an accounting is known as balancing. मतलब कितना बैलेंस चल रहा है वो निकालना है, कितना बैलेंस चल रहा है वो निकालना है। सबसे क्या पहले क्या बोल रहा है कि हर मंथ के एंड में, हर मंथ के एंड में, या हर मंथ के सॉरी हर ईयर के एंड में, तो आप कभी भी बैलेंसिंग कर सकते हो, या किसी भी पर्टिकुलर डे पे। सर ये पर्टिकुलर डे क्या है ये नहीं समझ में आया। जैसे सपोज कर लीजिए आज कितना तारीख है बच्चों, बताइए जरा। 22/2/2021। ठीक है? अब मैं मेरा एक क्रेडिटर है, मेरा वो आया है मेरे से पैसे मांगे। सॉरी, मेरा एक क्रेडिटर मिस्टर एक्स, हमने उनसे ढेर सारा परचेज किया है। क्लियर? परचेज करेंगे तो बताओ किस साइड लिखेंगे, एक्स में। क्रेडिटर है तो हमें गुड्स दिया होगा वो, तो गिवर है ये मेरे लिए, तो किधर लिखे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। गिवर है ना, क्रेडिट क्रेडिट
क्रेडिट में लिखेंगे, सबको क्लियर है? यहाँ सारे ट्रांजेक्शन हमने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे इस डेट को वो आ गया हमसे पैसा मांगने, बोला मेरा पैसा दो, बैलेंस दो, जितना बैलेंस बचा है, जितना अभी तक तुमने हमसे सामान खरीदा वो पैसा दो। अब हम क्या बोलेंगे उसको, नहीं नहीं अभी नहीं दे सकते, अभी जाओ तुम मंथ एंड में आना या ईयर एंड में आना, क्योंकि उसी दिन बैलेंस निकालते हैं, ऐसा बोल के भगा देंगे क्या उसे? तो अगले बार से बच्चों में गुड्स ही नहीं बेचेगा। तो जिस दिन आएगा वो, जिस दिन पैसे मांगने आता है उस दिन बैलेंसिंग करेंगे, उस दिन उस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। अगर मान लेते हैं हमने कुछ उसको रिटर्न भी किया है तो वो माइनस हो जाएगा, फिर उसका जो नेट अमाउंट आएगा वो हम बताएंगे। सपोज कर लीजिए 10,000 आ गया, तो ये 10,000 क्या आ गया, बैलेंस अमाउंट आ गया। हम उसको बता देंगे तुमको 10,000 बकाया है, ये 10,000 रुपए तुम ले लो। ठीक है, तो बच्चों हम बैलेंसिंग किसी भी दिन कर सकते हैं जब हमें चाहिए। लिखा है ना, इट मे बी नेसेसरी टू असरटेन, जब भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको जरूरत है बैलेंस निकालने का, आप बैलेंसिंग कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को, जो बैलेंस निकालने का प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंसिंग बोलते हैं। सबको क्लियर है क्या? क्या बच्चों, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए पीएल अकाउंट कब बनाते हैं, तो सर ईयर एंड पे बनाते हैं। सर बैलेंस शीट कब बनाते हैं, आपका सर ईयर एंड पे बनाते हैं। लेजर का बैलेंस कब करते हैं, मंथ के एंड में, ईयर एंड पे, या जब जरूरत है तब। तो आपका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये नहीं कि ईयर एंड बोल के आए, मंथ एंड भी कर सकते हैं, ईयर एंड भी कर सकते हैं, और जब जरूरत कर सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट ये भी आप कभी भी बना सकते हो। ये जो है ना, इसको भी आप कभी भी बना सकते हो।